Zabt and zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headman or the local chieftains. Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, where they were local, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. तो मुगल्स के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो टैक्स था, जो वो फार्मर्स से, पीजेंट्री क्लास से कलेक्ट करते थे। और इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे हेडमैन अपॉइंटेड किए गए थे। हेडमैन होता है जो विलेज में हेड होता है, और जिस जहाँ ये लोकल चीफ होते थे जो विलेजेस में, जिनको ज़मींदार नाम दिया गया। तो ये वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके आगे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को देते थे। तो अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मीन जो टैक्स कलेक्ट करने का एक उन्होंने मिनिस्टर अपॉइंट किया था, जो पूरे टैक्स की देखता था कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स होना चाहिए। तो टोडरमल वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो उसने एक बहुत ही केयरफुल सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का। यील्ड्स मतलब पर हेक्टर में या पर कैनाल में कितने प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ यील्ड पर हेक्टेयर। तो प्राइस कितना होना चाहिए और एरिया कितना कल्टीवेटेड है, ये 10 ईयर्स का उसने एक सर्वे किया, फ्रॉम 15 टू 70, 1580 तक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्सड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो उसने जो सर्वे किया उसमें हर एक क्रॉप पे उसने अलग टैक्स किया। जैसे वीट है तो अगर इतनी प्रोडक्शन हो रही है वीट की, तो उस पर इतना टैक्स लिया जाएगा। तो ईच प्रोविंस में उसने एक अलग रेवेन्यू सर्कल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स। हर क्रॉप के लिए अलग टैक्स किया गया। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम जो उसने टोडरमल ने अडॉप्ट किया उसको बोला जाता है जब्त। तो इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड। तो जहाँ पे ये लैंड के सर्वेज होते थे वहाँ पे इस जब्त सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, रेवेन्यू सिस्टम को, और उनका बहुत ही केयरफुली अकाउंट रखा जाता था। लेकिन गुजरात और बंगाल में ये प्रोविंसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे केयरफुल सर्वे नहीं हो पाते थे। क्योंकि जो बंगाल था वो ईस्ट कॉर्नर पे था और गुजरात वेस्ट कॉर्नर पे था। तो जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए लार्ज एरियाज़ को केयरफुली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे जो लोकल ज़मींदार थे वो उनके पास ही ज़्यादा पावर होती थी, और वो कभी कभी मुगल्स के ख़िलाफ़ रेबेलियन कर देते थे, मतलब कि विद्रोह कर देते थे उनके ख़िलाफ़। और जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 17th सेंचुरी तक आते आते ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया मुगल्स के लिए कि ये पीजेंट्स रिवॉल्ट कर देते थे, जो मुगल्स के एम्पायर स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज था। दैन अकबरनामा एंड एन अकबरी। तो अकबर के एक फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, अबुल फजल, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया अपने रेन के बारे में, अपने शासनकाल के बारे में लिखने के लिए। तो अबुल फजल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज अ कोर्ट पोइट इन अकबर्स रेन। तो उसने 3 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री लिखी अकबर के शासनकाल के रेन के बारे में, जिसको नाम दिया गया अकबर नामा। तो अकबर नामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल। तो इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम में उसने अकबर्स एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है। अकबर कहाँ से आए थे, उनके ग्रैंड फादर्स वो फादर्स कौन थे। सेकंड वॉल्यूम में उसने इवेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, और अकबर्स रेन की कहाँ पे उसने कितने सारे मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ किए, किन रूलर्स को उन्होंने सबॉर्डिनेट बनाया। और जो थर्ड वॉल्यूम है दैट इज़ नोन एज एन ए अकबरी। एन ए अकबरी में उन्होंने अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरह रूल किया अकबर ने, हाउस होल्ड फैमिली, उनकी जो बेगम थी, उनकी आर्मी मिलिट्री किस तरह की थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जोग्राफी कैसी थी एम्पायर की, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन एरिया, इन सब के बारे में लिखा। और एन ए अकबरी से हमें जो इंडिया के रिच कल्चर के बारे में, इंडिया में कैसे ट्रेडिशन थे उसके बारे में भी पता चलता है। और एन ए अकबरी में बहुत ही रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है। रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल मतलब बहुत अच्छी तरह से डिटेल दिए गए हैं कि कैसी क्रॉप थी, कितनी प्रोडक्शन होती थी, उनके प्राइजेज़ और जो सैलरीज दी जाती थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो
तो बहुत ही अच्छी तरह डिटेल हमें अकबर के बारे में मिलती है फ्रॉम N.A. अकबरी। देन क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसीज। Broad feature of administration was laid down by Akbar and was elaborately discussed by Abul Fazl in his book अकबरनामा। तो अकबर की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया उसने, तो वो सब अबुल फजल ने अकबरनामा में डिटेल में लिखा हुआ है। पर्टिकुलरली जो उसकी थर्ड बुक है, थर्ड वॉल्यूम है N.A. अकबरी में, जिसमें अबुल फजल लिखते हैं कि जो एम्पायर था अकबर का, इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सूबाज। जैसे हमारे प्रोविंसेस जिनको सूबाज बोला जाता था, जैसे हमारे इंडिया एक कंट्री है तो उसके डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वैसे ही जो मुग़ल एम्पायर था उसको डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, जिसको सूबाज बोला जाता था। और उनको जो गवर्न करते थे, जो उनके हेड थे, वो सूबेदार होते थे। जो वहाँ की पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो मिलिट्री फंक्शंस थे, वो सारा कौन देखता था? सूबेदार। सूबा होता है एक प्रोविंस, एक एरिया, एक प्रदेश का को एक सूबा बोला जाता था, जिसका हेड सूबेदार होता था और सूबेदार पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस देखता था। अब ये सूबेदार के और भी बहुत सारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते थे। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अगर एक एरिया के, एक स्टेट के, तो उनके साथ और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं। ऐसे ही सूबेदार के ईच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। जैसे हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, तो उनके फाइनेंशियल जो ऑफिसर होता था उसको क्या बोला जाता था? दीवान। जो सारे पैसे का लेन देन एक सूबे में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। फिर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। तो ये दीवान तो फाइनेंस देखते थे, पैसे का लेन देन देखते थे, रेवेन्यू और सैलरीज वगैरह जो उस एरिया की हैं, लेकिन और भी मिनिस्टर्स थे जो सूबेदार की हेल्प करते थे। जैसे इसमें है एक पे मास्टर होता था, जिसे उस टाइम बख्शी बोलते थे। फिर एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ को देखता था, और जो चैरिटी, जो दान दक्षिणा वो सब देते थे, और कहाँ से कितना पैसा आता है, वो सदर देखता था। जो भी रिलीजियस प्रोसेशंस होते थे, रिलीजियस प्रोपोगेशन होती थी, प्रमोट करते थे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, वो सदर देखता था। और मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको बोला जाता था फौजदार। और जो लोकल पुलिस, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती थी प्रोविंसेस में, उनको कौन देखता था? कोतवाल। तो ये अलग अलग नाम है। जैसे आजकल हम पुलिस बोलते हैं, तो उस टाइम कोतवाल बोला जाता था। जो आज हम मिलिट्री कमांडर्स बोलते हैं, तो उनको फौजदार बोला जाता था। ठीक है। तो जो पे देता था मिलिट्री को, उसको बख्शी बोला जाता था। तो ये सारे सूबेदार के साथ मिलके काम करते थे। उसके बाद इस कॉलम में दिया हुआ है नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर स्कोर। तो जो जहांगीर थे, जो अकबर के बेटे थे, उनकी जो वाइफ थी महरुनिसा, उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो बहुत इन्फ्लुएंस था उनका एम्परर पे। तो उन्होंने उनका नाम रखा था महरुनिसा का नूरजहां। तो वो बहुत लॉयल और सपोर्टिव थी जहांगीर के प्रति। तो उनके ऑनर में जहांगीर ने जो सिल्वर कॉइन्स थे, उनके एक साइड अपना इंस्क्रिप्शन करवाया हुआ था, और दूसरी साइड नूरजहां का, बेगम नूरजहां का। तो वो उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, हर चीज़ में उनकी राय लेते थे। जो भी फरमान, जो भी ऑर्डर दिए जाते थे, वो नूरजहां के नाम से दिए जाते थे। Then Akbar's nobles commanded large armies and had great access to large amount of revenue. While they were loyal to empire, functioned efficiently, but the end of 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalty to the empire was weakened by their own self-interest. तो 17th सेंचुरी तक आते आते, औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते, ये जो नॉवेल्स थे वो इतने लॉयल नहीं रहे मुग़ल एम्पायर के लिए। डॉगमा होता है, डॉगमा इज़ अ स्टेटमेंट, जैसे वो फरमान जो ऑर्डर देता है, जिसको हर एक को मानना ही मानना होता है। अथॉरिटेटिव होता है। अथॉरिटेटिव मीन कि अथॉरिटी है उसमें, वो कोई इसके आगे नहीं बोल सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती थी लोगों से कि वो सब इसको फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन।
तो डॉगमा एक तरह का स्टेटमेंट है, फरमान जारी किया जाता है राजा के द्वारा जो सबको फॉलो करना होता है। उसके बाद सेकंड है बाय गॉड, मीन इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अदर पर्सनस रिलीजियस बिलीफ। कि देखो उस टाइम जो मुगल्स के टाइम पे मुगल्स ने प्रमोट किया बहुत मुस्लिम रिलीजन को, लेकिन हिंदू जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के जो रिलीजियस बिलीफ को टॉलरेट नहीं करते, मीन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, अपने अपने रिलीजन को ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो वैसे इंडिविजुअल को बोला जाता था बायकॉट। So while Akbar was at Fatehpur Sikri during the 15th 17th, he started discussion on religion with the ulemas, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. Mean ये अलग अलग रिलीजियस के जो लोग थे उन सब के साथ जो था फतेहपुर सिकरी में अकबर ने डिस्कशंस करते थे। वो अलग अलग हेड्स को बुलाते थे सारे रिलीजन्स के और उनके साथ डिस्कशन की जाती थी, और जो प्लेस था जहाँ पे बैठ के डिस्कशन की जाती थी उसको बोला जाता था इबादत खाना। इबादत होती है जहाँ पे पूजा प्रेयर की जाती है, उसको इबादत बोला जाता है उर्दू में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। तो अकबर ऐसे थे कि उन्होंने सिर्फ अपने धर्म को ही नहीं, वो सारे धर्मों को प्रमोट करते थे। अकबर्स इंट्रैक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often by gods। मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अकबर जब इंट्रैक्शन विचार विमर्श करते थे अलग अलग धर्म के लोगों से, तो उनको फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, है ना, और वो क्या है बाय गॉड्स है, वो सिर्फ दूसरों को टॉलरेट नहीं करते हैं दूसरे धर्मों को, और वो चाहते हैं कि हमारा ही धर्म जो है वो सुपीरियर रहे और उसी को सब फॉलो करें। तो अकबर को ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी डिसहार्मनी हो रही है सोसाइटी में। दियर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स। तो अपने अपने धर्मगुरु अपने अपने धर्मों को ही प्रमोट करते थे और दूसरों के खिलाफ बोलते थे, तो इससे डिसहार्मनी हो रही थी अमंगेस्ट हिज सब्जेक्ट्स के। जो उसके नीचे लोग थे वो एक दूसरे को धर्म के लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ, दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो इससे अकबर को एक आइडिया आया कि मैं उन्होंने एक सुलह कुल, एक नए धर्म को का जन्म हुआ, एक न्यू आइडिया उन्होंने अडॉप्ट किया। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रियाम। तो उसके टाइम में उसके अंडर जितने भी लोग थे अलग अलग रिलीजन के, कि वो उन्हें टॉलरेट करना चाहिए एक दूसरे को। इंस्टेड इट फोकस ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कि सब धर्म हमें क्या सिखाते हैं, ऑनेस्टी, जस्टिस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ इनटॉलरेंट होने के। तो अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग विजन फॉर द गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो अबुल फजल ने अकबर को हेल्प की कि उसे ऐसी गवर्नेंस, ऐसे शासन देना चाहिए जिसमें सुलह कुल हो। सुलह मतलब कि मिलजुल के रहना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर, और शाहजहां ने भी इस चीज़ को फॉलो किया। अब ये सुलह कुल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है ये। Jahangir Akbar's son described his father's policy of Sulekul in the following words: as in the wide expanse of divine compassion, there is room for all classes and followers of all creeds। कि इतने बड़े अलग अलग धर्म के लोग जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा रूम बनाया गया उसके अकबर के द्वारा जहाँ पे सारे क्लासेस, चाहे वो अमीर गरीब हैं, किसी भी धर्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सब मिल बैठ के जहाँ पे बातचीत कर सके। which on all sides were limited only by sea, there was room for the professors of opposite religions। कि सारे धर्मों के बड़े बड़े गुरु वहाँ पे आके बैठे और अपनी अपनी अच्छी बुरी बातों को डिस्कस करें। एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज। तो इनटॉलरेंट नहीं करें, सब मिलजुल के सुलह करके रहें। शिया एंड सुन्नी मेट एट वन मॉस्क एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे।
तो शिया सुन्नी दोनों मुस्लिम रिलीजन के हैं, तो वो आपस में पसंद नहीं करते एक दूसरे को। वैसे ही जो है क्रिश्चियंस और ज्यूज़ हैं वो एक चर्च में प्रेयर करनी चाहिए करें। तो उसने एक ऐसा आइडिया देखा अकबर ने, जिसको नाम दिया उसने सुले कुल। वो चाहते थे कि सब मिलजुल के रहें, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल पीस। सुले कुल का मीनिंग है यूनिवर्सल पीस, मीन्स वेयर everybody live happily and tolerate each other's religious beliefs.